हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईटी की वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जब हम किसी फसल को उगा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हम वहाँ पे शामिल करते हैं और उन्हें उपयोग में लाते हैं। तो इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे, जैसे कि हमने 2 से 3 जो पॉइंट्स थे, 2 से 3 जो स्टेप्स थे वो देख लिए थे जब हम क्रॉप को उगा रहे थे। उसके आगे का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेंगे जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। चलिए, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्रॉप के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन में हमने कुछ स्टेप्स देखे हैं जिनमें हमने मिट्टी की तैयारी कर ली है, बीजों की बुआई कर ली है, खाद और उर्वरक को जोड़ लिया है और सिंचाई यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचते हैं वो है खरपतवार से बचाव। उसके बाद फसल की कटाई होती है और लास्ट में जब फसल की कटाई हो जाती है तब हमारे पास जो भी अनाज आता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, उसे हम स्टोर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, अभी तक हमने कहा जब हम मिट्टी की तैयारी, सबसे पहला स्टेप होता है जब आप कोई भी फसल को उगा रहे हो। अगर आप अपने बगीचे की बात करें या फिर आप किसी छोटे से गमले की बात करें या फिर आप किसी बड़े से फील्ड की बात करें, जब भी आप वहाँ पे कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी पौधे को उगा रहे हैं या किसी भी फसल को उगा रहे हैं, तो मिट्टी की तैयारी सबसे पहला स्टेप वहाँ पे होता है। क्यों करते हैं? मिट्टी की तैयारी में क्या होता है, यहाँ पे जो मिट्टी है, जो खेत है, उसे जोता जाता है। किसकी मदद से? यहाँ पे हम हल की मदद से और बैलों की मदद से क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं और मिट्टी को ढीला कर रहे हैं। अब मिट्टी को ढीला क्यों किया जा रहा है? हमने पढ़ा है कि जब मिट्टी के कण एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे के बीच में जब रिक्त स्थान बनेगा तभी वहाँ पे पानी का अवशोषण होगा, जो भी वहाँ पे मिनरल्स है उसका अवशोषण होगा, जो पौधा है उसकी जड़ें आसानी से वहाँ पे ग्रो कर पाएंगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि मिट्टी की प्रिपरेशन में यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम, उससे हमने क्या कहा था, कृषि यंत्र कहा था, जिसमें हमने पढ़ा है हल के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कुदाल के बारे में और नेक्स्ट हमने पढ़ा है कल्टीवेटर के बारे में। सेकेंड स्टेप आता है हमारा सोइंग, जिसमें हमने पढ़ा है कि हम बीजों को किस प्रकार से बोते हैं। मिट्टी हल्की हो चुकी है, अब हम बीजों को बो रहे हैं। तो जब बीजों को बोते हैं तो कुछ यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंस देखी बीजों की बुआई की और मिट्टी को ढीले करने की क्या क्या यहाँ पे लाभ होते हैं, क्यों हम मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बुआई कर रहे थे तो हमने क्या देखा, बीज की गुणवत्ता देखी कि बीज की गुणवत्ता किस प्रकार की है। हमने उन्नत किस्म के बीजों को यहाँ पे चूज किया और उन्हें यहाँ पे क्या किया, मिट्टी में बो दिया है। अब यहाँ पे पारंपरिक उपकरण की बात आती है कि जब भी हम यहाँ पे बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन से उपकरण यहाँ पे आते हैं। सीड ड्रिल यानी कि बीज ड्रिल की हमने बात की थी, इस प्रकार से हमने इसका एक इमेज यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे खाद और उर्वरक की, यानी कि मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। तो क्या कार्य होता है दोनों का, ये दो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अब हमने कहा ठीक है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दोनों में डिफरेंस देखा था और क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिले। हमने कहा यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनते हैं और मेन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। यानी कि जो मेन्योर है, जो खाद है, उसका निर्माण प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, प्राकृतिक चीजों से या प्राकृतिक कचरे से हो रहा है, जिसे हम जैविक कचरा कह रहे हैं। वहीं फर्टिलाइजर्स का जो निर्माण है वो केमिकल से हो रहा है, फैक्ट्रीज में हो रहा है। अब हमने कहा पोषक तत्वों की जो मात्रा पाई जाती है फर्टिलाइजर्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है और मेन्योर में कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को कम मात्रा में यूज करते हैं और मेन्योर को हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मिट्टी में मेन्योर, वो ह्यूमस को ऐड नहीं करते हैं, जबकि मेन्योर क्या करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस को ऐड करते हैं। अब ह्यूमस क्या करेगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है मिट्टी की। दूसरा हमने कहा था कि जो सॉइल टेक्सचर है उसे क्या करता है, उसे अच्छे से वो क्या मेंटेन रखता है। तीसरा हमने कहा था कि ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे मिट्टी से बाहर निकालने में मदद करता है। और नेक्स्ट हमने कहा था
कि यहाँ पे जो मेन्योर होगा वो क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या को मिट्टी में बढ़ाता है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होंगे, जो कि यहाँ पे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट देखा था वो था एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, जो कि हमने अभी यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारे पास इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, किसी भी पौधे, किसी भी खेत या किसी भी फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हमने इरिगेशन कहा था। तो इरिगेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है पानी देने की, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात करें, हमने कहा पौधों को प्राकृतिक रूप से अगर पानी दिया जा रहा है तो कैसे दिया जाएगा, वहां पे वर्षा होगी, वर्षा के माध्यम से पौधों को नेचुरली पानी दिया जा रहा है। और अगर हम कहें कि हम कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं, तो जब हम सिंचाई करते हैं तो हम कृत्रिम रूप से पौधों को पानी दे रहे हैं। तो ये हम जानते हैं कि पौधों के लिए पानी का क्या यहाँ पे लाभ क्या है, क्या उसके यूजेस हैं, तो ये हम अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमने कहा था कि जो पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के कौन कौन से हैं, उसमें आता है वेल्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, पॉन्ड्स के थ्रू करते हैं, लेक्स के थ्रू करते हैं और चैनल्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इरिगेशन में आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हम क्यों यहाँ पे सिंचाई करते हैं, या फिर पौधों के जीवन में पानी का महत्व बताइए, क्या होगा अगर पौधों को पानी नहीं दिया गया। तो आपने सिंपल सा एक आंसर देना है कि क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे जो पानी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वहाँ पे पौधे को पानी ना मिले तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। अब भोजन का निर्माण नहीं होगा तो पौधे की मृत्यु हो जाएगी, और जिससे कि जो हमारी फसल है वो उत्पादित नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। इसका यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पौधे को पानी देते रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब सिंचाई के तरीके हमारे पास आते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हमने पढ़ लिया है, हमने पारंपरिक तरीके देख लिए हैं सिंचाई के। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे नहरों के माध्यम से हो रहा है, कुओं के माध्यम से हो रहा है, ये क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिंचाई के आधुनिक तरीकों की, तो कौन कौन से तरीके हमारे पास आए। सबसे पहला जो टाइप आया वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि फव्वारा प्रणाली। जैसे ही नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, फव्वारे के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी दिया जाएगा, और जो पानी होगा वो पौधों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि समान रूप से पानी का यहाँ पे वितरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, पाइप में बीच बीच में स्थान होता है पानी का बाहर निकलने के लिए। अब उस पाइप में एकदम फोर्स से पानी को चलाया जाता है, जिससे कि पानी क्या हो, पानी धारा के रूप में ना निकल के इस प्रकार से फव्वारे के रूप में निकले। तो क्या होगा, फव्वारे के रूप में निकला तो एक तो पानी पौधों को बराबर मिलेगा, इक्वली मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे धार नहीं बनेगी, जिससे कि जो पौधे की जड़ें हैं वो उखड़ेंगी नहीं, और आराम से यहाँ पे सिंचाई का कार्य चलता रहेगा। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो हमने कहा था ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद से सिंचाई। तो ये जो प्रोसेस है ये उन एरियाज में यूज की जाती है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो जैसे नाम ही बता रहा है बूंद से सिंचाई, इसका मतलब यहाँ पे बूंद बूंद बच करके यहाँ पे क्या होगा, सिंचाई की जा रही होगी। जैसे कि आपने देखा ये एक पाइप है, अब यहाँ पे क्या है, जो पानी निकल रहा है वो सीधे पौधे की जड़ में निकल रहा है। तो पौधे की जड़ में पानी निकलेगा तो क्या होगा, इससे पानी की बचत होगी, एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, और पानी सीधे पौधे की जड़ों में जा रहा है। तो इनफ जो पानी है, सफिशिएंट अमाउंट पौधे को यहाँ पे मिल रही है। इस प्रकार से हमारे पास जो आर्टिफिशियल मेथड आई, जो कृत्रिम विधियां हमारे पास आई है, ये मॉडर्न टेक्निक हमारे पास आई है, वो दो प्रकार की हमने पढ़ी है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब जो हमारे पास नया टॉपिक आता है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब हमने क्या किया, देखिए आपको हर एक स्टेप याद रखना है, हम बार बार उसे रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा पहले हमने मिट्टी की तैयारी की, सेकेंड हमने क्या किया, बुआई वहाँ पे की है, तीसरा जब बुआई करने के बाद तीसरा हमने क्या किया, खाद और उर्वरक को वहाँ पे जोड़ा, चौथा हमने क्या किया, वहाँ पे सिंचाई कार्य कर रहे हैं। 4 स्टेप हो गए। पांचवा स्टेप हमारे पास आता है कि अब हम जो फसल है उसे वीड से प्रोटेक्ट करें। क्या होती है वीड, जिसे हम कहते हैं खरपतवार हम कहते हैं। तो खरपतवार के बारे में अगर हम जाने तो आपने देखा होगा हमने क्या कहा था, हमने फसल किसे कहा था,
हमने कहा किसी बड़े भूभाग में जब एक ही किस्म के पौधे उगते हैं, एक ही किस्म की फसल को, एक ही किस्म के पौधों को हम बड़ी मात्रा में उगा रहे हैं, उसे अब हम पौधे ना कह करके उसे हम फसल कहेंगे। तो क्या हमने कहा था? हमने कहा था एक ही किस्म की फसल वहाँ पे होनी चाहिए। अब क्या होता है, फसल के साथ-साथ कुछ ऐसे अननेसेसरी प्लांट्स उग जाते हैं, यानी कि कुछ घास उग जाती है, अलग-अलग प्रकार के वहाँ पे घास उग जाती है, जिसका कि हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है या फिर जो हमें कोई उत्पाद नहीं दे रहा है। तो अब हमें वो जो एक्स्ट्रा घास होती है, उसे निकालना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो खरपतवार है, उसकी क्या डेफिनिशन हमारे पास आती है। तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट इज वीड, यानी कि खरपतवार क्या है, आप देखेंगे वीड्स आर डिफाइंड एज अनवांटेड प्लांट इन क्रॉप फील्ड्स विच ग्रो अलोंग विद मेन क्रॉप। क्या है खरपतवार? यहाँ पे खरपतवारों को फसलों के खेती में अवांछित पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। क्या होंगे खरपतवार? कुछ पौधे होते हैं, कुछ घास होती है, अलग अलग प्रकार की होती है जो मेन मुख्य फसल के साथ उगती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आप धान की खेती वहाँ पे कर रहे हैं, धान की फसल को हम उगा रहे हैं, तो सारे वहाँ पे धान की क्या होंगे, पौधे होंगे, लेकिन उनके बीच में कुछ और वहाँ पे घास के पौधे होंगे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, खरपतवार कह रहे हैं। क्या करेंगे, मेन फसल के साथ उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें बता रहा है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कॉम्पिटिटर फॉर क्रॉप। ये क्या होते हैं, वे फसलों के लिए मजबूत और प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी होते हैं। किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी होते हैं? अब ये क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे जो मुख्य फसल है उसके साथ, यानी कि जो धान के पौधे हैं, धान के पौधे और इन खरपतवार के बीच में कंपटीशन होगा। क्यों कंपटीशन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों चीजें कहाँ पे उग रही हैं। धान के जो फसल है और ये जो खरपतवार है, दोनों कहाँ पे, मिट्टी में उग रहे हैं। तो मिट्टी पौधे को क्या प्रोवाइड कराती है? हमने पढ़ा था मिट्टी पौधे को क्या देती है, जल को देती है, खनिज लवणों को देती है, यानी न्यूट्रिएंट्स को देती है, और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पे प्रदान करती है। कि कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ पे पौधा उग रहा है, ये सारी चीजें वो क्या करेगा, मिट्टी से लेता है। तो हमने कहा जो यहाँ पे खरपतवार होते हैं और जो धान के पौधे होते हैं, धान की फसल होती है, दोनों ही क्या करेंगे, मिट्टी से पानी को भी अवशोषित करेंगे और जो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं, उन्हें ये मिट्टी से अवशोषित करेंगे। अब इसी चीज के लिए इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं और जो जल होता है, दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। और ये जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये क्या होता है, डोमिनेटिंग होते हैं नेचर में। अब देखिए डोमिनेटिंग का क्या मतलब है, आपने एक वर्ड देखा यहाँ पे, डोमिनेटिंग, यहाँ पे आपने देखा डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग को हम क्या कहते हैं, प्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है जब हम किसी दो चीजों की या किसी दो व्यक्तियों की या किसी भी चीज की, वहाँ पे क्या है, दो चीजें हमारे पास आती हैं और जब हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो जो अपने प्रभाव को अच्छी तरीके से दिखा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी दो बच्चों के बीच में क्या हो रही है, कंपटीशन वहाँ पे चल रहा है, तो जो हो सकता है कि कंपटीशन क्या हो, यहाँ पे भाषण की प्रतियोगिता हो। तो भाषण में जो ज़्यादा अच्छा भाषण वहाँ पे कर रहा है, जो ज़्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स को वहाँ पे रख रहा है, हम उसे कहेंगे प्रभावी है ये। दोनों के कंपैरिजन में प्रभावी कौन है? जो अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर रहा है या जो खुद को बहुत अच्छे से व्यक्त कर रहा है, उसे हम कहेंगे प्रभावी। या फिर हम कह सकते हैं दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो ज़्यादा मजबूत होता है, उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रभावी कहेंगे। तो खरपतवार क्या है, प्रभावी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वहाँ पे धान के पौधे होते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होंगे और कुछ, क्योंकि क्या होगा, हम फसल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि धान के बहुत सारे पौधे होंगे और खरपतवार क्या है, उनसे थोड़ी सी कम होंगे। लेकिन क्या होते हैं, ये प्रभावी होते हैं, इसीलिए धान के पौधों और खरपतवार के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन चलता रहता है। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या कहा, their copier seeds production, quick population establishment, and adaptation characteristics make them tough competitor and help in their survival। यानी कि उनके प्रचुर मात्रा में बीज उत्पादन,
त्वरित जनसंख्या स्थापन और अनुकूलन विशेषताएं उन्हें कठिन प्रतिस्पर्धी बनाती हैं और उनके अस्तित्व में मदद करती हैं। अब क्या ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे जो खरपतवार हैं उन्हें प्रभावी बना रहे हैं? हमने कहा कि यहाँ पे क्या होंगे, ये जो बीजों का उत्पादन होगा, ये बहुत अधिक मात्रा में बीजों का उत्पादन करेंगे। तो बीजों का उत्पादन करेंगे तो बहुत अधिक संख्या में अपने नंबर में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इनकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि यहाँ पे होगी। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, जो वहाँ पे फसल होती है उसके साथ कंपटीशन करते हैं। और किस चीज के लिए कंपटीशन करेंगे, यहाँ पे होगा जो पानी होगा या फिर जो मिनरल्स होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा। जीआईसी कोड कंडारा, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़ी कीजिए। अच्छा, आप लोगों को कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? शुभम कठेर। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको समझ आया कि खरपतवार क्या होते हैं? आप में से किसी को कुछ पूछना है? मैम अभी आए, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आप लोगों में से कोई अभी नोट नहीं करेगा क्योंकि आपको नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगी। ठीक है, बैठिए आप। शुभम बैठिए। ठीक है, हम खरपतवार के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा जब भी हम किसी फसल को बोते हैं तो फसल के साथ साथ, यानी कि हमने एग्जाम्पल में लेके हम धान के पौधों को बो रहे हैं, तो धान के पौधों के साथ साथ क्या होगा, कुछ और भी पौधे वहाँ पे उग जाते हैं, जैसे घास के पौधे उग जाएंगे। अलग अलग प्रकार की घास वहाँ पे उग जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा या फिर आपने सुना भी होगा। तो क्या होता है, अब खरपतवार भी उसी मिट्टी में उग रहे हैं और जो धान की जो फसल है वो भी उसी मिट्टी में उग रहे हैं। तो अब उस खरपतवार से सिंपली मतलब है कि घास के पौधे, अलग अलग प्रकार की घास होगी, वो घास जो कि जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी है, धान के पौधों की आवश्यकता है, क्योंकि धान के पौधों से हमें धान प्राप्त हम कर रहे हैं। तो धान प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पे धान के पौधे उगाए हैं और जो घास है, घास की आवश्यकता हमें नहीं है, तो उस घास को हम क्या करेंगे, वहाँ से हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो क्या होता है कि जो धान के पौधे होते हैं और जो खरपतवार होगा उसके बीच में कंपटीशन चलता है। किस चीज के लिए, वहाँ पे खनिज लवण हो सकते हैं और जल हो सकता है। तो इस प्रकार से उसकी कंपटीशन को कम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटा लेते हैं। सिंपली खरपतवार कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा घास होती है जिसे कि हमें फसल के बीच से रिमूव करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अब आपको समझ आ गया होगा तो आप लोग यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने जाना जो खरपतवार होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू वीडिंग, यानी कि निराई गुड़ाई से फसल की सुरक्षा। तो किस प्रकार से फसल की सुरक्षा होती है आप देखेंगे। वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड। क्या होता है वीडिंग, हमने कहा खरपतवार को खेत से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम निराई कहते हैं। अब हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बीज होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो क्या करते हैं, फसल के साथ वहाँ पे कंपटीशन करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें हटाने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया को, यानी कि फसल के बीच से जो एक्स्ट्रा घास होती है उसे हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम निराई कह रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहेंगे कि क्या होगा जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहेगा, या फिर क्या होगा यदि हम बीज या खरपतवार को जो फसल है उसके बीच से ना हटाएं। तो सबसे पहले प्रभाव देख लेते हैं। अगर देखिए दोनों के बीच कंपटीशन बना रहा तो हमने क्या कहा था, जो खरपतवार होते हैं यानी कि जो घास के पौधे होते हैं बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि बीजों का बहुत ज्यादा वहाँ पे उत्पादन हो रहा है और जितनी ज्यादा बीज बनेंगे उतने ज्यादा उन बीजों से पौधे वहाँ पे बनेंगे। तो जितने ज्यादा पौधे वहाँ पे बन रहे हैं उतना ज्यादा वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होगा खरपतवार और फसल के बीच में। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों को जो सफिशिएंट अमाउंट होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में, ना तो वहाँ पे पानी मिलेगा और ना ही पोषक तत्व वहाँ पे मिलेंगे। तो यदि पर्याप्त मात्रा में किसी पौधे को वहाँ पे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी, स्लो होगी, धीरे होगी।
अगर देखिए 2 पौधे हमारे पास आते हैं, एक को हम बराबर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं, हम वहाँ पे पानी उसे बराबर दे रहे हैं, और एक पौधा है कि जिसे हम बीच-बीच में कुछ थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में क्या कर रहे हैं, पोषक तत्व भी प्रदान कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं। तो दोनों में से अच्छा ग्रो कौन करेगा? अच्छा जो डेवलपमेंट है वो किसका होगा? उस पौधे का जिसे हम क्या कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा, बीज अच्छे लगेंगे, यानी कि उत्पादन अच्छा होगा। इसीलिए क्या होगा, अगर खरपतवार को हम नहीं निकालते हैं तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अब पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो जो फसल है, फसल का जो उत्पादन है वो भी कम होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहाँ पे खरपतवार को हटा लेते हैं, जिससे कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो सके और हमारे जो फसल के जो पौधे हैं, यानी हमने धान का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था, तो धान के पौधों को सारी चीजें प्रचुर मात्रा में मिल सके, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से उसमें फली लग सके और हमें यहाँ पे जो उत्पादन है वो अच्छे से अच्छा वहाँ पे हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे निराई करते हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो शब्द निराई है या ये जो शब्द वीडिंग है, आपको याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है निराई क्या होती है या निराई किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट इज एन effective pre-harvesting methods of crop protection and crop production management। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये effective pre-harvesting method है क्रॉप प्रोटेक्शन का और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, यानी ये फसल सुरक्षा और फसल उत्पादन प्रबंधन की प्रभावी पूर्व कटाई विधि है। यानी कि ये विधि हम कब करते हैं, फसल की कटाई से पहले। फसल की कटाई कब होगी, जब फसल मैच्योर हो जाएगी, यानी कि जो फसल में फली लग जाएगी, फली पककर तैयार हो जाएगी, तब हम फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडिंग करेंगे, यानी कि निराई की जो प्रक्रिया है वो हम करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, weeds act as competitor of the crop for various resources required for growth like nutrients, light, water, etc। अब आपको बताया जा रहा है कि जो कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में किस किस चीज के लिए हो रहा है, खरपतवार पोषक तत्वों, प्रकाश, पानी आदि जैसे विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों के लिए फसल के प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं, जैसे कि क्या गया है, जो पोषक तत्व होते हैं जिसे हम क्या कह रहे थे, न्यूट्रिएंट कह रहे थे, लाइट के लिए होता है और पानी के लिए होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा सो दे हैव टू बी रिमूव्ड एज दे मे कॉज इंटरफेरेंस एंड डिक्रीज द यील्ड। तो क्या होगा यदि हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पे, इसीलिए उन्हें हटाना पड़ता है क्योंकि वे बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और उपज को कम कर सकते हैं। क्योंकि खरपतवार की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, जो यहाँ पे फसल है उस कंपटीशन बना रहेगा और उन्हें कम पोषक तत्व मिलेंगे, कम यहाँ पे पानी मिलेगा। तो क्या होता है, निराई की जो प्रोसेस है आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पौधा है, ये जो पौधा है और ये जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये एक जैसे पौधे हैं, लेकिन जिस पौधे को यहाँ से निकाला जा रहा है, ये क्या है, अलग सा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। यानी ये क्या होंगे, ये हमारी फसल होगी और ये क्या होगा, वीड होगा, एक्स्ट्रा घास होगी जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, इसीलिए इसे हटाया जा रहा है। इस प्रकार से क्या होती है, वीडिंग कराई करी जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या आपको याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार को क्यों हम क्या करते हैं, निकालते हैं, या फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे वीडिंग क्या होती है, निराई क्या होती है, निराई की क्या आवश्यकता होती है, ये भी आप लिखेंगे, और क्या होगा यदि हम निराई नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक से क्या पढ़ा है, बीड्स के बारे में पढ़ा है और निराई के बारे में पढ़ा है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि जो निराई है वो किन किन माध्यम से किस किस प्रकार से हो सकती है, यानी कि खरपतवारों को कई प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। तो अलग अलग वेज होते हैं खरपतवार को यहाँ पे अलग करने के। आप देखेंगे वीड्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स लैंड प्रिपरेशन, वाटर मैनेजमेंट,
हैंड वीडिंग एंड हैंड होइंग, क्रॉप रोटेशन एंड हर्बिसाइड्स। क्या क्या यहाँ पे अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि हम निराई करते हैं। आप पढ़ेंगे खरपतवार प्रबंधन में भूमि की तैयारी होती है, जल प्रबंधन होता है, हाथ से निराई होती है, हाथ से गुड़ाई होती है, फसल चक्र और शाकानाशी इसमें शामिल हैं। तो क्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे भूमि की जब तैयारी होती है, जब हमने क्या किया, भूमि की तैयारी की, मिट्टी की प्रिपरेशन जब हमने की थी तो हमने क्या देखा था कि वहां पे खेतों को जोता जा रहा है हल के माध्यम से। तो वहां पे जितने भी खरपतवार रहे होंगे, ये खरपतवार कब के हैं, फसल बोने से पहले के जो खरपतवार हैं वो सारे भूमि की तैयारी के माध्यम से क्या होंगे, हट जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाथ से निराई, जो कि आपने यहाँ पे इमेज देखी थी, यहाँ पे ये क्या हो रही है, हाथ से निराई हो रही है। हम क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं उन्हें हाथ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, हाथ से निकालते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हाथ से गुड़ाई। अब गुड़ाई में क्या होगा, कुदाल की मदद से हम क्या करेंगे, जो वीड्स होते हैं उन्हें वहां से हटा लेते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि फसल चक्र। अब फसल चक्र क्या होगा, फसल चक्र उसे कहते हैं कि जिसमें हम टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार की फसल को बोते हैं। जैसे कि आपने इस सीजन में एक फसल को बोया तो दूसरे सीजन में आप दूसरी फसल को बोएंगे। इस प्रकार से आप फसल को चेंज करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा शाकानाशी। शाकानाशी क्या होते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो कि जो खरपतवार होते हैं उनका नाश कर देता है या फिर उन्हें कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो निराई की प्रोसेस है उसे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा लैंड प्रिपरेशन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सीड एंड अपरूटिंग ऑफ वीड्स बिफोर शोइंग सीड्स ऑफ द मेन क्रॉप। यानी कि भूमि की तैयारी मुख्य फसल के बीज बोने से पहले बीजों को हटाने और खरपतवार को उखाड़ने में मदद करती है। ये बात हम कर चुके थे कि भूमि की तैयारी कब हम कर रहे हैं, भूमि की तैयारी के माध्यम से जब हम जो खरपतवार है उसे रिमूव कर रहे हैं, तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है फसल को बोने से पहले। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा हैंड वीडिंग इज डन मैन्युअली विच इज वेरी ट्राइजोम्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि हाथ से निराई गुड़ाई हाथ से की जाती है, जो बहुत थकाऊ और समय लेने वाली होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा भूभाग है और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ से जो एक्स्ट्रा जो वीड है उसे हटा रहे हैं। तो हमने कहा था कि जो वीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसे हाथ से हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी लगता है और यहाँ पे थकान भी महसूस होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने जाना वीडिंग के बारे में, यानी कि निराई के बारे में और वीड्स के बारे में। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे सिंचाई क्या होती है और बीज क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।